नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस जर्नी का नाम है 12th फाउंडेशन की स्टार्टिंग से कोर्सेज। जैसे बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, जैसे हमने लाइव सेशन लिया था। और बच्चों, एक तो अनाउंसमेंट है। सबसे पहला अनाउंसमेंट ये है कि आपका जो लाइव सेशन है, मैं कोशिश करूँगा कि हर बुधवार और हर रविवार को, मतलब संडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन चले, है ना। बीच में रोज़ लाइव सेशन भी अच्छा नहीं लगता, आप भी डिस्टर्ब हो रहे होगे। तो आपके भी माइंड में रहेगा कि सर से कुछ पूछना है तो इन दोनों को पूछें। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। और अगली चीज़, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ। देखो दोस्तों, हमारी फ़ीस यही है कि आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा, प्रमोट करना होगा, सपोर्ट करना होगा। आप जितना शेयर कर सकते हैं करिए। हमारा जो भी चैनल का लिंक है उसको कई लोगों से शेयर करिए। आपका आगे बढ़ेगा तो अभी जैसे मैथ्स में आप इंजॉय करोगे ना, इसी तरह से आगे केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में इंजॉय करोगे, है ना। आपको और कहीं ज़िंदगी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर ड्रॉपर हो तो टॉपर बनने के लिए भी आप हमारे यहाँ आ जाइए। हमने कहा है ना, कई बार अपने वीडियो में कहा है कि आप हमारे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, हमारी मेंटरशिप लेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम रैंक होता है, जो हम लोएस्ट रैंक दिलवाते हैं जिस बच्चे को, IIT NIT इलाहाबाद जो है ना, MNIT जिसको मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस, मतलब विद इन 4000 रैंक मैं जनरल कैटेगरी का दिलवाता हूँ, इतना श्योरिटी रखता हूँ। और मैक्सिमम क्या है तो IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस, ये भी कोई पूछने वाली बात है। उससे मैक्सिमम आप ओलंपियाड जा सकते हैं, MIT जा सकते हैं, मतलब उससे ऊपर आप जहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन अभी एक हमने अपर और लोअर लेवल बना रखा है, उसके ऊपर स्टूडेंट जहाँ जाना चाहें जा सकता है। तो वही चीज़ करना होगा। लेकिन जानते ही हो, जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे हमारा चैनल ग्रो नहीं करेगा। फिर हम कैसे आपको सपोर्ट, हमारी भी एनर्जी कैसे होती है। मैं देखता हूँ कि जब हमारे चैनल ग्रो कर रहा है तो और मन लगता है बच्चों, है ना। तो एक दो चीज़ें हैं जिसको मैं बताऊँगा। तो देखो, कई बच्चे कह रहे थे कि सर 12th का फंक्शन कब स्टार्ट करेंगे, 12th का फंक्शन कब स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट लेंगे आपका, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, इसीलिए हमने चैप्टर्स की लिस्ट पहले ही लिख रखी है। तो देखो, जो 12th के स्टूडेंट हैं, हमारा पहली चीज़ तो, और ड्रॉपर से टॉपर वाले जो हैं, उन सब के लिए जो 12th का सिलेबस है वो हम इसी ऑर्डर में कवर करेंगे। जैसे आज की क्लास में हम सेट पूरा ख़त्म कर देंगे, है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको मालूम है JEE मेन में कभी कभार क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। सेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन में वहीं सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो पार्ट है ना, वो पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन में मेनली आपका बेसिक फंक्शन, है ना। और उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका बेसिक फंक्शन के बाद रहेगा कि इसके बेसिक फंक्शन और उनके ग्राफ। और उसके बाद आवाज़ एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ एक बार जा रही है ना यार, एक बार चेक कर ही लेते हैं। पता लगा ये हमेशा वोया का माइक ने तो बैंड बजा रखी है। आवाज़ जा रही है, किस्मत से आप लोग डिस्टर्ब हुए बच्चों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ITF है, ITF में वही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो बच्चों, ये हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिमिट, डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। अब ये जो क्लास है वो सुपर शताब्दी एक्सप्रेस के हिसाब से चलेंगी। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम दिवाली जो आ रही है ना आपकी, दिवाली, उस दिन तक हम यहाँ तक कम से कम कवर कर लें। अब देखते हैं कितना कवर कर लेते हैं। उसके बाद मतलब मेरा तो टारगेट पूरा रहेगा, लेकिन मिनिमम हम इतना पूरा कर देंगे अपनी तरफ से, ये हमारा कमिटमेंट है। और जैसे फंक्शन पढ़ेंगे ITF के बाद सीधे चलेंगे हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, डेफिनिट इंटीग्रेशन में, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया। यहाँ आते ही आपका पूरा इंटायर कैलकुलस ख़त्म हो जाएगा। कैलकुलस ख़त्म होने का मतलब समझ रहे हो ना। इस बार क्वेश्चन आए थे लगभग 47-48 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन आए थे 132 नंबर के पेपर में। जो हमारे ड्रॉपर से टॉपर वाले जो बच्चे हैं, है ना, जिनको मैं 13th बोलूँगा, है ना, 11th 12th और 13th बोला जाए, है ना। ये थोड़ा सा ये लगता है बार बार इधर से उधर हो जाता है, तो लगता है कि यार क्या करती है, तो 13th ही मैं बोलूँगा। तो जो 13th के हमारे स्टूडेंट हैं वो यहाँ तक मान के चलें। और दूसरा, इनका पैरेलल आपका 11th वाली भी क्लासेस चलेंगी। 11th वाला शेड्यूल यहाँ नहीं लिखा है, जब वो स्टार्ट होगा ना, कल मैं बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करूँगा तो उसमें 11th वाला शेड्यूल लिख दूँगा। तो ये जो है ना, ये आप मान के चलिए कि दिवाली आपकी 14 नवंबर को है, तो ये नवंबर लास्ट तक तो ख़त्म कर ही देंगे, है ना, हर हाल में ख़त्म कर देंगे। और आपका जो हमारे 13th के स्टूडेंट हैं जो टारगेट बैच के हैं, वो आप कह सकते हो कि एक प्रकार से उनका लिए 11th वाला कोर्स भी पैरेलल चलेगा। उसमें हम
क्या क्या ख़त्म कर देंगे उस दिन तक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा ट्रिगो और अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स। क्या बचेगा, तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बायनोमियल थ्योरम। तो जब आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जैसे 11th वाले भी कहेंगे कि हमें भी रिवीजन चाहिए सर, तो 1 दिसंबर को हम बायनोमियल थ्योरम, और पहले हम रिवीजन, महा रिवीजन जब क्लासेज स्टार्ट करेंगे ना, तो बायनोमियल जो इसमें छूट जाएगा उसको पहले कवर कर देंगे। फिर महा रिवीजन आपका पूरा दिसंबर भर चलेगा। फिर दिसंबर के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर रहेगा, तो उस समय पेपर डिस्कशन, क्वेश्चन डिस्कशन, यही सब करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइम रिवीजन, सारे चीज़ें हम कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब जनवरी का पेपर हो जाएगा तो हम 2 इस तरह से निकल जाएंगे, 12th बैच, मतलब 11th 12th 11th की क्लासेस स्लोली हो सकता है चलती रहें, क्योंकि 1-2 टॉपिक्स रहेंगे। तो मैं वहाँ से 2 पार्ट में ले जाऊँगा। एक पार्ट चला जाएगा एकदम जिया की तरफ, एक जिम की तरफ, जिम जो अप्रैल में होगा। और जब जो 12th वाले बच्चे हैं, जनवरी के बाद अब उनका पूरा फोकस हो जाएगा बोर्ड पे, तो उनके लिए मैं बोर्ड का कवर कराऊंगा, है ना। मैं अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप दिसंबर लास्ट तक, है ना। और एक चीज़ और, हाँ, बीच बीच में मैं एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम, जैसे मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, तो उसमें एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, श्योर शॉर्ट आता है, मैं बोल दूंगा आपको कि आप इतना कर लें, जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर कर लेंगे, टारगेट के स्टूडेंट हैं तो ये कर लेंगे, ये मैं बोलता रहूँगा बीच बीच में, है ना। उसके लिए माइंड मत करना। और ये नहीं कि हम 12th के हैं तो टारगेट के बैच में क्यों बोल रहे हैं, हम पहले ही बता दिए कि हम कंबाइन ले चल रहे हैं, हम कंटेंट ले चलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, कंटेंट मतलब अब कोई बच्चा है वो 11th क्लास का ही है और यूनिवर्सिटी को पढ़ना चाहता है, वो तो सीधे आएगा विवेक सर के इस लिस्ट में जाएगा और पूरा यूनिवर्सिटी को पढ़ डालेगा। कोई टारगेट का बच्चा है, अगर उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है तो इस लिस्ट में आएगा, यहाँ चला जाएगा। अगर कोई टारगेट का बच्चा है, उसको कोनिक सेक्शन पढ़ना है, तो वो 11th वाली लिस्ट में चला जाएगा, और वहाँ कोई 12th वाला 11th का पढ़ना चाहता है तभी भी वहाँ चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमें कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर चलना होगा ना। तो 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सी प्लेलिस्ट रहेगी, तो 11th फाउंडेशन और 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। जो 12th के स्टूडेंट हैं, जिनका जेई 2021 में जो 12th देंगे, जेई मेन भी देंगे, जेई एडवांस भी देंगे, उनके लिए प्लेलिस्ट कौन सी है, तो उनके लिए है 12th फाउंडेशन और 12th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड प्रॉब्लम वाली 2 प्लेलिस्ट। जो हमारे टारगेट के स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, तो उनके लिए 3 प्लेलिस्ट है। एक है आपका 11th फाउंडेशन वाली, और दूसरी जो हम शेयर भी करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम वीडियो को दोनों जगह शेयर कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे टारगेट का भी स्टूडेंट इसको देखेगा। और दूसरी प्लेलिस्ट का नाम 12th फाउंडेशन वाला है, टारगेट व स्टूडेंट के लिए। और एक तीसरी प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे, और समीर बंसल की जो बुक और विकास गुप्ता की जो बुक है वो पैरेलली हम लेकर चलेंगे। उसके लिए अलग प्लेलिस्ट रहेगी। वो तो 11th वाला भी जा सकता है ना, 12th वाला भी जा सकता है, तो वो आपके प्लेलिस्ट में भी शेयर रहेगा, लेकिन ये आगे भी मतलब उसकी एक अलग से हम फोल्डर बना देंगे, मतलब प्लेलिस्ट बना देंगे, ताकि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। मतलब समीर बंसल का जैसे मान लीजिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 महीने बाद कर रहे हैं और हमें 5वां क्वेश्चन फंस गया, तो सीधे जाएगा डेफिनेट पे क्लिक करेगा और देखेगा 5वां क्वेश्चन कहाँ है, उसमें सीधे पहुँच जाएगा वो। तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। और डाउट देखो बच्चों, कई बच्चों का रिक्वेस्ट होता है लाइव क्लास, यही तो आप नहीं समझते हैं। लाइव क्लास में ये होता है, चैटिंग करते हैं, हाय हेलो होता है, हम आपका नाम ले लेते हैं, आप थोड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे नुकसान ही होता है। आप लोगों को याद होगा ऑफलाइन ऑनलाइन में, ऑनलाइन को कहा जाता है कि ऑफलाइन से लोअर है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चे डीमोटिवेटेड रहते हैं, इधर उधर के ताक झाँक करेंगे, है ना, थोड़ा वेबसाइट खोल लेंगे। आपको कमिटमेंट रहना होगा, कैसे ऑनलाइन स्टडी करें, इस पर भी हमने कहा ना कि संडे और वेडनेसडे को जो भी चलेगा आपका मोटिवेशनल क्लास, डाउट क्लास, उसमें मैं बताते जाऊंगा, है ना, पहले से इन्फॉर्म रहेगा वो। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो भी नोटिस है, देखो इंटरनेट कनेक्शन पे बच्चों ये है कि अगर मान लीजिए हमने मंडे को अनाउंस किया, जैसे वेडनेसडे को हमें लाइव आना है और आप 8 बजे देखती हैं, नॉर्मली 8 बजे ही फिक्स कर देंगे कि 8 बजे ही हमें करना है, क्योंकि एक टाइम फिक्स रहेगा, तो स्टूडेंट को भी लगेगा अच्छा वेडनेसडे है सर लाइव आएंगे, आज संडे है सर लाइव आएंगे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ। और मान लीजिए कहीं गए हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लीजिएगा, वो रिकॉर्डेड वीडियो तो वेबसाइट पे पड़ा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए आप संडे को आए और संडे को 8 बजे विवेक सर गायब हैं, है ना, 8:05 तक आपको इंतज़ार करना है। अगर उस समय तक हम गायब हैं, इसका मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण गायब है, नहीं तो हमारा मैसेज कम्युनिटी टैब पे रहेगा, आप उसको देख लेना कम्युनिटी टैब में, वो तो मोबाइल से भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो इंटरनेट कनेक्शन के क्या है बच्चों की, मैं वाराणसी में रहता हूँ और यहाँ पे उतना नेट अच्छा अभी है नहीं, है ना। नेट अच्छा भी है तो बीच में वायर टूटते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है, मतलब कभी भी चला जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग में कभी कभी लगता है कि यार 2 कनेक्शन रखना पड़ेगा, एक गया तो साला दूसरे से काम चला लो, तो ये चीज़ है।
है ना। और काशी को शिक्षा की कहते हैं ना कि शिक्षा की नगरी है, तो मैं चाहता हूँ काशी बहुत आगे जाए, काशी पूरे देश का भला करे, है ना। भोलेनाथ की नगरी है, हम लोग उन्हीं के वासी हैं, काशी के वासी हैं समझो। तो ये चीज़ है, आपको एक एक करके हम आपको बताते जाऊँगा। और इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमें सपोर्ट करना होगा, प्रमोट करना होगा। और विवेक सर का जो चैनल है वो इंडिया का हमारा चैनल को बेस्ट चैनल बनाना होगा। एक ही लक्ष्य है बच्चों, एक बेहतर शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा, एक कोर क्वालिटी एजुकेशन आपका अधिकार है। आप जो मुझे देख रहे हो ना, ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। मतलब हमें लेना है अच्छी शिक्षा। और एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक अच्छी, एक बेहतर कोर क्वालिटी एजुकेशन दूं। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है, जैसे मेरा फ़र्ज़ बन रहा है कि मैं दूं, उसी तरह से आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करिए। एक बार रिकमेंड करके छोड़ दीजिए बच्चों। मैं ये नहीं कहता कि उसको बोलो कि क्यों नहीं पढ़ रहा है ना। एक कदम छोड़ देना उसको। अगर 1% भी इंजीनियर बनने का होगा ना, कि वो IIT या NIT या IIIT या कहीं भी जाना चाहता है, तो आप क्या करो, तब आप उसको छोड़ देना। वो पढ़ना होगा तो पढ़ ही लेगा। अब ज़बरदस्ती कहाँ तक करेंगे यार, किसी को इन्फॉर्म तो करो। पहले मार्केटिंग तो सबसे ज़रूरी है। कई जनता को तो पता ही नहीं है कि विवेक सर आए हैं, और हमें अच्छा नहीं लगता। देखो हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, अभी तक हम लगभग 1000-2000 स्टूडेंट को ट्रेन कर चुके हैं। कई IITian का मतलब सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी सब लग चुकी है IITian के मामले में। कम से कम 300 के ऊपर हैं हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो IIT गए हैं। NIT वालों की तो लिस्ट ही नहीं है मेरे पास, पता ना कितने गए होंगे, है ना। हर साल मतलब उसको तो गिनने लगें तो 500-600 हो जाएंगे। तो वो चीज़ है, मैं गिनना नहीं चाहता, वो सब आएंगे एक एक करके। लेकिन आप एक बार हमें फेमस बनाओ, उसके लिए सपोर्ट करो, प्रमोट करो। और अगली चीज़ ये है कि जब हम ये पढ़ाएंगे ना, तो जैसे 12th का बच्चे को डाउट होगा कि यार NCERT नहीं कर रहे हैं, तो NCERT के लिए मैं अलग से कराऊंगा। इसमें हम खिचड़ी नहीं पकाएंगे, बिरबल की खिचड़ी नहीं पकने वाली है। उसी तरह से टारगेट स्टूडेंट सोचेगा कि यार ये तो NCERT कराने लगे, फिर हमें लपेटे हैं ये। तो ये कंटेंट वाइज है। कंटेंट वाइज का मतलब कि हम फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो एक 12th के। और देखो बच्चों, टारगेट वाले जो बच्चे हैं, वो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप उनके लिए अलग से मैं क्लासेज नहीं चलाऊँगा। और यहीं आप लोग गलती करते हो, है ना। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन टारगेट बैच में तैयारी करना एक अपने आप में ही, कहते हैं ना कि बहुत चैलेंजिंग काम होता है। 12th वाले बच्चे फ्रेश रहते हैं। एक खाली खेत में आपको कुछ उगाना है और एक कचरा में उगाना है ना, तो वहीं समझिए, है ना। पहले तो आप जो आप पढ़े हैं, जो नहीं आता है उसको भूल जाइए, है ना। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से आप इसको रिलेट करेंगे, क्योंकि 12th के और जो आपका टारगेट का सिलेबस है उसमें जैसे एकेडमिक वाला जो पढ़े रहते हैं ना, यहाँ पे कुछ वो हाँ रट्टा मार टॉपिक चलता है बोर्ड वाला। हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन हाँ ये IIT JEE का फील्ड थोड़ा अलग है। इसमें आपको हर चीज़ एनालाइज करते हुए करना होगा। और आजकल जानते ही हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो टेम्परामेंट आपको सही करना होगा। कई तो कसम खा के बैठेंगे कि माँ कसम, जब तक ये टारगेट से ड्रॉपर से टॉपर का एक अलग बैच नहीं स्टार्ट करेंगे तब तक हम साला नहीं पढ़ने वाले हैं, चाहे कुछ भी कर लो तुम। तो बेटा अब उनके लिए तो मैं कहूँगा जय श्री राम, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रखना। मेरे ख्याल से आपको एकदम फ्रेशली पढ़ना चाहिए। आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप XX में चलो, है ना। आधे घंटे में पढ़ो यार, जितना स्पीड से आप पढ़ सकते हो, है ना। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हमारा जो ड्रॉपर से टॉपर वाला कंडीशन है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, किसी भी स्टेज में, कहीं भी, है ना। सबसे पहली कंडीशन। तो मैं एक एक करके सेट 3 स्टार्ट करता हूँ। सेट 3 वैसे 11th का पार्ट है, लेकिन हमें क्या है, रिलेशन फंक्शन पढ़ाना है, ITF पढ़ाना है। वैसे आजकल ये रहेंगे रहे हैं। और समीर बंसल का वो 10-10 क्वेश्चन वाला मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा ये कोशिश रहेगा बच्चों की, आपका जो वो है ना 10-10 क्वेश्चन का वो स्लॉट चलता रहे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि उसमें हमारा प्रायोरिटी है, पहले सिंगल चॉइस के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बार सिंगल का पूरा रेस कंप्लीट कर देंगे, मतलब 10 चैप्टर या 8 चैप्टर 9 चैप्टर जितने होंगे। उसी तरह से हमारा विकास गुप्ता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी रहेगा, सिंगल चॉइस वाले ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपका समीर बंसल का अलजेब्रा वाली जो बुक है, या विकास गुप्ता की जो अलजेब्रा वाली बुक है, उसमें भी यही रहेगा, है ना। और जो हमारी प्रैक्टिस सीट है जो वेबसाइट पे है, जैसे वेक्टर 3D आपका ट्रिगो, उसमें भी हमारा यही रहेगा कोशिश कि पहले सिंगल चॉइस वाले ख़त्म कर दें। एक बार सिंगल वाले ख़त्म हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे उधर महा रिवीजन में। तब तक मान के चल रहे हैं कि हम महा रिवीजन में घुस रहेंगे, तो उस समय क्या करेंगे, इंटीजर टाइप वालों को ख़त्म करेंगे। या हो सकता है उसके पहले ही स्टार्ट हो जाए, है ना, क्योंकि 60 दिन में 600, मतलब उसके पहले ही स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन। तो एक प्रकार से मान के चलिए कि इंटीजर टाइप वाला। तब तक क्या होगा ना कि JEE मेन जनवरी होते होते
हम लोग विकास गुप्ता और समीर बंसल की जो बुक है उसका पहला जो एक्सरसाइज है जिसमें सिंगल चॉइस है और लास्ट एक्सरसाइज जिसमें सब्जेक्टिव या इंटीजर टाइप है वो कंप्लीट कर लिए रहेंगे, और वो जेईई मेन में भी आता है। अगर कोई बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन की तैयारी करना चाहता है तो मैं कहूँगा कि आप लेवल अपनी प्रिपरेशन की हाई रखो, और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.futureiitn.com, उसमें प्रैक्टिस सीट वाले कॉलम्स में जो प्रैक्टिस सीट हैं 20 सीट्स हैं टोटल, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसी को सिर्फ करिए, उसी को 2 बार कर लीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आप 90 से ऊपर नंबर जेईई मेन में लाएंगे, है ना। और क्या करना चाहिए, हाँ, एक 51-91 हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे मैं पूरा एक लाइव क्लास लूँगा, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तब तक आप हमारे सब्सक्राइबर के नंबर ज़्यादा बढ़वा दीजिए, जितना पॉसिबल हो सके, जितना पॉसिबल हो सके बढ़वाओ यार, है ना। इतना मैं बार बार बोलता रहता हूँ, एक बार बढ़ जाएंगे तो थोड़े बोलूँगा, मैं तो कहूँगा कि आपका प्यार है, लेकिन वही है कि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कॉमन सेंस है, तो ये आपको समझना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। हमने ऑर्डर बता दिया और कोशिश करेंगे कि इसी ऑर्डर में आप कूदा फुदावल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे कई लोगों का हल्ला हुल्ला आएगा कि भैया मैट्रिसेस ख़त्म कर दो जीरो। अब ये भाई सब कल्टी मारे हैं तो कल्टी मार गए, अब इनको कैलकुलस के बाद ही टरकाएंगे। और किन्हीं बच्चे को लगता है कि नहीं हमें पहले पढ़ना है, हमारा स्कूल एग्ज़ाम है, हम पहले पढ़ना चाहते हैं, हमारा ये टेस्ट है, तो उनके लिए बेटा पुरानी वीडियो देखना पड़ेगा। जेईई मेन और जेईई एडवांस 2020 के लिए हमने क्रैश कोर्स और महा रिवीजन कराया था, तो आप उसमें जाके ये सारे चैप्टर्स, अगर आपको शौक़ है पढ़ने का तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो ऐसा नहीं है कि बाद में हट जाएगा, है ना। कई सारी चीज़ें आप देखोगे तो कॉमन चीज़ें होंगी, तो हम एकदम फ्रेश माइंड से करेंगे। जो ऑब्वियसली यूनिक डाउट हैं या यूनिक प्रॉब्लम्स हैं वो तो मैं 10वीं बार क्लास लूँगा तभी भी कराऊँगा, है ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था लिमिट का, वो मैं अगर एग्ज़ाम के हॉल के सेंटर पे भी बैठ के अगर पढ़ोगे ना तो मैं वो क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, क्योंकि मुझे पता है वो आ सकता है क्वेश्चन, और ऐसा हुआ भी है ना। हमारा जो क्लास, जो अगर कोई महा रिवीजन का देखा होगा, जेईई में जेईई एडवांस का शुरू से लेकर लास्ट तक, तो अगर ऐसा कभी पॉसिबल होता ना तो मैं गिनवा देता बच्चों, गिनवा देता एकदम 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जैक्ट क्लास से आए थे। और पूछ लेना जो ड्रॉपर से टॉपर या तैयारी कर रहे हैं उनके कितने के 60 नंबर आए हैं मैथ में, है ना। बहुत रेयर होंगे वैसे। तो ये चीज़ समझिए कि 51 तो ऐसे ही आ जाएगा केवल नोट से, और 91 का भी हम स्ट्रेटजी बताएंगे कभी वीडियो में। तब स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी, है ना। आज हम लोग मैंने कमिटमेंट किया है कि आपका सेट ख़त्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपका 15-20 मिनट चला गया मेरे ख्याल से, है ना, लगभग 15 मिनट चले गए, टाइम देख रहा था मैं। तो अब ऐसा नहीं जाएगा, मैं अब स्टार्ट कर दिया, इसके इसी ऑर्डर में चलेगा, है ना। मुझे याद भी रहेगा और ये स्क्रीनशॉट मैं भी ले लूँगा। और इसी तरह से मैंने 11th का भी बनाया है। 11th में बेसिकली क्या है, सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद ट्रिगो, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद उसके बाद है आपका लॉगरिथम के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद प्रोग्रेशन जैसे ही खत्म होगा हम ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और आईटीएफ के लिए मैं बच्चों को बोल दूंगा कि भैया यहाँ हो चुका है, तो जिनको पढ़ना होगा वो लपक के पढ़ ही लेंगे। 11th वाले भी रहेंगे तो क्या है, पढ़ ही लेंगे वो सब जो टैलेंटेड हैं, या जिनको कुछ करना है लाइफ में, कुछ पाना है तो वो तो कर ही लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट में घुस जाएंगे, वहीं स्ट्रेट लाइन, सर्किल और आपका कोनिक सेक्शन। तो ये कोनिक सेक्शन तक हमारा टारगेट रहेगा कि नवंबर तक ख़त्म करते हैं। फिर दिसंबर में मैं बायनोमियल और परमिटेशन को शुरू में ही ख़त्म कर दूंगा महा रिवीजन में, और या एक तरफ महा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, एक तरफ वो चलता रहेगा सीरीज़। वो 10 दिसंबर तक भी जा सकता है, पीएनसी और बायनोमियल, है ना। और उसके बाद फिर इधर महा रिवीजन तो हम 1 तारीख से स्टार्ट कर ही रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक नया ऑर्डर डिसाइड करेंगे, और सभी टॉपिक जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। जेईई एडवांस के लिए तो हमने देखा ही था, हमने 15 ही क्लास लिया है, लेकिन उस 15 क्लास को कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ किया होगा। अरे यार, परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाली जो क्लास है उसमें तो सीधे 18 नंबर का क्वेश्चन आया है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वाली जो 1 दर्जन प्रॉपर्टी लिखवाई है उससे क्वेश्चन आया है। ट्रेस वाला मेरा दिल कहता था कि मैं ट्रेस छोड़ दूं, लेकिन फिर लगता था कहीं पूछ न ले, पिछली बार पूछे हैं सब। ट्रेस की मैंने प्रॉपर्टीज़ तक लिखवाया है, जस्टिफाई करना हो तो देख सकना, वो पास्ट वीडियोज़ हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं देख के पेपर और फिर करा रहा हूँ ट्रेस का क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये कोई अब अगली बार केजीपी पेपर बना रही है तो मेरे को पता है कि कैसे बच्चा तैयारी करेगा। तो 132 नंबर का पेपर है, अगर हम 19 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो क्या करेगा कि उसके 125, 126, 130 नंबर आ जाएं, ये मेरे को पता है। लेकिन वो आपको भी मैं बताऊं, इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, सेट थ्योरी में पहले तो सेट है क्या। सेट का मतलब होता है कलेक्शन।
कलेक्शन मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइंड क्या है भाई? तो वेल डिफाइंड ये है कि जैसे कोई भी पर्सन अगर कहीं का भी उठा लें और उससे पूछें कि क्या ये मेंबर है सेट का या नहीं, तो वो सब लोग कॉमन आंसर देंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट प्राइम नंबर का कलेक्शन लिखें, फर्स्ट प्राइम नंबर तो वो 2 होता है, वो सबके लिए होता है। आप इंडिया में बात करें या यूएस में बात करें, है ना, सब लोग 2 ही बोलेगा फर्स्ट प्राइम नंबर को। मतलब जो पर्सन टू पर्सन टाइम टू टाइम चीज़ें डिपेंड ना करें, उसको कहते हैं सेट। ए सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और जो मेंबर्स होते हैं उनको एंट्रीज कहते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें कॉमन है, तो इसी को मैंने लिखा है सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मली सेट को, कलेक्शंस को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जिसके मेंबर होते हैं ना, मतलब उसके मेंबर्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। तो आपका जैसे मान लीजिए एक सेट है और इसके बारे में लिखा है सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ऐसे लिख देता हूँ, प्राइम फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले 5 जो प्राइम नंबर्स हैं उनका कलेक्शन। तो क्या लिखोगे? पहला प्राइम नंबर अपना कौन सा है? तो 2 है। उसके बाद 2 के बाद कौन आता है? 3 के बाद 5 के बाद कौन आता है प्राइम? 7, और 7 के बाद 9 प्राइम तो है नहीं, उसके बाद आता है 11, तो 5 हो गए। तो इस तरह से आपका ये कलेक्शन है। अब हम यहाँ पे जैसे 4 इसका क्या मेंबर है? तो नहीं कहोगे कि 4 नॉन प्राइम है, तो इसमें गलती से भी आपने 4 नहीं लिखा होगा। ऑर्डर कोई रोल नहीं करता है, एक सीरियल ऑर्डर हम लोग लिखते हैं, उससे अपीयरेंस थोड़ा अच्छा दिखता है। और जैसे मान लीजिए एक सेट कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मान लीजिए ये आता है, तो इस एस को कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे इस AEIOU। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे देखो बच्चों की 2 जो है वो अपने सेट को बिलोंग कर रहा है, तो इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, है ना। एप्सिलॉन इसको फिजिक्स की भाषा में बोला जाता है, लेकिन यहाँ से हम लोग मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं बिलोंग टू। इसको नाम तो अपने 10th से ही देखा ही होगा। अब इसमें 4 नहीं है, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से हम लोग सारे नोटेशंस यूज करते हैं। तो ये जो सेट है ना, जो कलेक्शन है, इसमें कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ चीज़ें पहले मैं बता देता हूँ कि सेट में हमें पढ़ना क्या क्या है। सेट में सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है कि कैसे आप दिखाओगे भाई किसी सेट को। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, जैसे कैपिटल N को सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल R को सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q को सेट ऑफ रैशनल नंबर, Z को सेट ऑफ इंटीजर्स, Z+ को सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। इसी तरह से आपके बहुत सारे और भी सेट होते हैं। कैपिटल C को नॉर्मली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये होता है। उसके बाद आता है कि जो नंबर्स हैं उनके जो एलिमेंट्स को काउंट करेंगे और वो अगर फाइनाइट आ गया तो उसी को कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। और अगर वो इनफाइनाइट आ गया, तो अगर फाइनाइट आया तो कहते हैं फाइनाइट सेट। और अगर उनमें सारे एलिमेंट्स का नंबर इनफाइनाइट आ जाता है, मतलब अनकाउंटेबल हो जाता है, तो इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर हम एक धरती पे अपने पृथ्वी पे पूछें कि कितने जो ह्यूमन हैं वो फाइनाइट सेट हैं या इनफाइनाइट, तो हम काउंट नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एट ए टाइम अगर बात करोगे तो ये आएगा अपना फाइनाइट सेट। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पूछा जाए कि जैसे कितने आपके नेचुरल नंबर्स हैं, तो वहाँ पे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये आएगा सेट के स्टैंडर्ड सेट का टाइप। ये मैं एक एक करके लिखवाऊंगा। उसके बाद सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जब सभी एलिमेंट्स को एक डब्बे के अंदर बंद कर दें। सेट को नॉर्मली इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर से सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। स्मॉल लेटर से नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मतलब कभी कभी चेंज भी होता है, तो नॉर्मली उसके लेटर्स को स्मॉल लेटर से यूज़ करते हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, रिपीटेशन मीनिंगलेस होता है सेट में। सेट जब भी लिखा जाता है तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए लिखा जाता है। उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग तो इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 सेट्स कब इक्वल होंगे, है ना। फिर उसके बाद आता है सबसेट। सबसेट में आता है प्रॉपर सबसेट। एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। जैसे सबसेट पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन और उससे रिलेटेड फॉर्मूले आते हैं। वेन डायग्राम आता है, फिर आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम आता है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं 2 सेट 3 सेट वाले। तो ये है सेट का सिलेबस। जो हमारे 11th का कोई स्टूडेंट अगर ये क्लास देख रहा है तो वो प्रॉपर देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस बच्चा आप क्या करना
कि हमारी ये क्लास को प्रॉपर देखने के बाद अगर नहीं समझ में आए तो मैं कहूँगा रिपीट कर देना, और रिपीट में वीडियो को अब ये जहाँ तक हम इंट्रोडक्शन दिए थे उसके आगे देखना, फिर तो सुनने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो आप क्या करिएगा कि फिर दोबारा देखिएगा 11th के स्टूडेंट के लिए स्पेशली, जो ऑनलाइन हमारा देख रहा है। और उसके बाद क्या करेगा, तो वो NCERT जो है ना उसका क्वेश्चंस कर लेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ जेई मेन में है, जेई एडवांस में नहीं है। लेकिन जेई एडवांस में इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम PNC में यूज़ करेंगे। तो ये इनफैक्ट आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ ही लीजिए, है ना। जेई मेन में है, क्वेश्चंस आता भी है, आपको भी पता है, हम कराएंगे भी अभी क्वेश्चंस। तो ये हो गया सेट के बारे में। सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, और मैंने लिख दिया इतना। अब इसके बाद क्या हम बोल रहे थे कि अब होता है, इसके बाद क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, अगर कहीं गड़बड़ हो तो आप सही कर लेना। तो ये क्या होता है, इसमें दो होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि आप जैसे ये लिखा मैंने, है ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, अगर इस तरह से लिख के छोड़ दिया तो ये रोस्टर फॉर्म है, जब आप एलिमेंट्स वाइज कलेक्शन लिखते हो। दूसरा होता है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, ये दूसरा नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग क्या करते हैं कि सेट को एक कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उसका ये होता है लिखने का तरीका, x लिखा, सच दैट किया, x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या सभी नेचुरल नंबर है? नहीं। तो आप कहोगे कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू n, जहाँ पे n अपना नेचुरल नंबर है, और ये लिख सकते हैं 1 से x की वैल्यू कहाँ तक, 5 तक। एक तो ये है इतना बड़ा सा। अगर आप शॉर्ट में जाना चाहते हो तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, n लिखो, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n लेस दैन 6। इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। भाई नेचुरल नंबर में लेस दैन 6 कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5। तो इसी को कहते हैं आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जब हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके लिखवाता हूँ, है ना। तो सेट के बारे में लिख लीजिएगा अच्छी तरह से कॉपी पे, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। और आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चा सब, हमने ये बताया है कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो वही हम बता रहे थे कि द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो A I E O U लिखे थे। कलेक्शंस को लिख देना। इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाई लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाई कॉमास, और अगर प्रॉपर्टीज हम मेंशन करते हैं तो उसी को कहते हैं सेट बिल्डर। अभी कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं जो अपने सिलेबस में यूज़ करते हैं हम लोग, जिसमें ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्लियर है ना। इनको बाद में लिख सकते हैं। ये क्या होता है, कैपिटल W सेट ऑफ होल नंबर्स होता है। हाँ, अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन आएगा, तो 1 है, 2 है, 3 है, और इसके बाद इन्फानाइट एलिमेंट्स हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो ये कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आप कहोगे कि ये आएगा सर, इसको इक्वल टू लिख के यहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स ही सिर्फ लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो आप कहोगे कि 0 है, +-1 है, +-2 है, इस तरह से आपका इन्फानाइट तक है। ये क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना, इक्वल टू n। अगली चीज़ इसमें आती है, एक होता है r, उसको कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये हम लोग पढ़े हैं वैसे, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। एक r प्लस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 से इन्फिनिटी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। r माइनस का मतलब सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। z प्लस हो गया तो z माइनस का मतलब सेट ऑफ आपका नेगेटिव इंटीजर्स। और ये q होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल, है ना, रेशनल नंबर्स।
ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे रियल नंबर्स वाले क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल हो। लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक नंबर को पिक करिए, उसके सभी अगर उनके स्क्वायर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, इसका मतलब वो नंबर्स क्या हैं, रियल हैं, और ये सब उनके कलेक्शंस हैं। ये सभी के सभी जो स्टैंडर्ड सेट हैं सब इनफाइनाइट सेट हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए हम लोग कार्डिनल नंबर यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सेट। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना, क्या पढ़ेंगे बताओ, इसके बाद का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, सिंगलटन सेट, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन पहले ये सब नोट कर लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े तो। और हमारे जो 13th स्टूडेंट है, अगर उनको लगता है नहीं एक बार पढ़ लेने के बाद उनको लोग क्या करेगा, तो वो लोग क्वेश्चंस करेगा, जेई मेन का क्वेश्चंस। और 11th वाले क्या करेंगे और 12th वाले क्या करेंगे, तो इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि अगला जो रिलेशन समझाएंगे ना वो इसी से रिलेटेड है। क्लियर। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, एक दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मतलब वो चीज़ ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ सेट, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कुछ भी ना हो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, है ना। जैसे आप कह सकते हो कि ये इसको डिनोट करने का एक तो ये तरीका है, या इसको इस तरह से डिनोट करते हैं ब्लैंक, इसके अंदर डॉट नहीं लगाएंगे। तो ये दो नोटेशंस हैं, ये इसको फाई कहते हैं, फाई मतलब ब्लैंक। सिंगल्टन मतलब कि एक इस तरह का सेट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल हो, जैसे इवन प्राइम हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, तो इसको कहते हैं सिंगल्टन, है ना, पूरा नाम है। अगर हम प्रोबेबिलिटी आगे चल के पढ़ेंगे तो ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट है उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। और फाइनाइट सेट क्या होता है, तो ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो, जैसे सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 एलिमेंट आपने लिखा था, तो उसमें 5 एलिमेंट्स हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल अगर लिखें इस तरह से, जिसमें ये लिखा है 1 2 3 और यहाँ 9, तो इसमें पूछूं कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे 4 हैं। क्लियर। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके इनफाइनाइट सेट हो जाएँ, मतलब इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। आप कहोगे कि सर इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल बताओ, तो आपके जितने सेट स्टैंडर्ड सेट थे ना, कैपिटल एन, कैपिटल आर, कैपिटल जेड, कैपिटल आई सेट ऑफ इंटीजर्स को ही कहते हैं, तो वो सभी के सभी इनफाइनाइट सेट हैं। अब देखो, दो कलेक्शन को इक्वल कब बोलोगे, कॉमन सेंस है, एक यहाँ मेरे हाथ में कलेक्शन है, एक यहाँ है, इसको इक्वल कब बोलेंगे, तो कहोगे कि सर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हों और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो, तो उसी चीज़ को कहते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट्स का मतलब कि 2 सेट्स कैपिटल एन कैपिटल बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ईच या इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए is also a member of capital B and simultaneously each member of capital B is also a member of capital A। मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में और B के सारे एलिमेंट्स A में अगर प्रेजेंट हैं तो उनके इक्वल सेट्स कहेंगे। तो ये हमने डेफिनेशन लिख रखा है उसी को, है ना। 2 सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is element of B and every element of B is element of A। और जब दो सेट इक्वल होते हैं तो A इक्वल टू B कहते हैं, और अगर अनइक्वल होंगे तो A नॉट इक्वल टू B कहेंगे। तो हमने आपको एम्प्टी सेट के बारे में बता दिया। सिंगल्टन सेट क्या होता है, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, इसको हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं, है ना। आप चाहो तो इसको लिख ही लो, क्योंकि ये आ सकता है वॉइड सेट। और ये देखो, जो एम्प्टी के अलावा होते हैं उनको नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। उसी तरह से फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर के बेसिस पे है, और इक्वल और नॉन इक्वल कैसे है, एलिमेंट्स के बेसिस पे है। अगर पहले कलेक्शन के सारे मेंबर्स दूसरे कलेक्शन में हैं और दूसरे कलेक्शन के सारे मेंबर पहले कलेक्शन में हैं तो उनको इक्वल कलेक्शन कहेंगे, मतलब इक्वल सेट्स कहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर है। आप 11th की अगर NCERT हो तो मेरी क्लास करने के बाद एक बार उसको रीडिंग ले लेना, ये 100% तैयार हो जाएगा। और जेईई मेन का जो आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बार बार आते रहते हैं। तो मैं आगे बढ़ूँ, अब इसके बाद अपना टॉपिक रहेगा सबसेट। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे इक्वल सेट है ना, उसी तरह से इक्वलेंट सेट एक होता है, इक्वलेंट सेट, है ना, उसको भी यहीं पे बता ही देता हूँ। इक्वलेंट सेट्स ये क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट की इक्वल टू बी हो गया तो इक्वलेंट हो गया। मतलब आपका कह सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, ये लिखा है 1 2 3 और दूसरा एग्जांपल है जिसमें मैंने लिखा है ABC, स्मॉल ABC। तो इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 3 हैं, तो ये इक्वलेंट तो हैं, लेकिन इनको इक्वल नहीं कहेंगे, क्योंकि सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल तो है नहीं, ए के सभी एलिमेंट बी में है नहीं,
बी के सारे एलिमेंट ए में है नहीं तो इनको इक्वल नहीं कहेंगे, इनको नॉन इक्वल सेट कहेंगे या अनइक्वल कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि अब सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसेट क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। जैसे मान लीजिए, आप ध्यान से सुनिएगा कि दो कलेक्शन हैं ए और बी, है ना। एक ए कलेक्शन है, एक दूसरा क्या है, बी कलेक्शन है। अगर हमें पहला कलेक्शन है तो उसके सारे मेंबर्स तो होंगे ही, कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे। अगर पहले कलेक्शन के सभी मेंबर दूसरे कलेक्शन में प्रेजेंट हैं तो उसको कहते हैं कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, है ना। जैसे मान लीजिए कि ए में 5 एलिमेंट हैं और बी में 10 हैं, लेकिन ए के जितने पाँचों एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट हैं, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी। वही मैंने लिखा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज़ सबसेट ऑफ बी। और ये जो लिखा रहता है ना, इसी को कहते हैं, ये सी लिख कर जो चपचा कर देते हैं, इसी को कहते हैं सबसेट। अब देखो, इसमें एक दो चीज़ें हैं, नोट करके लिखना होगा आपको। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है कि जो फाई है ना, फाई इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट होता है फाई, है ना, बाय डेफिनेशन। और दूसरा है कि एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऐसा क्यों? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ए है तो ए के सभी मेंबर ए में प्रेजेंट हैं ही, तो वो खुद ए क्या है, खुद का सबसेट है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें एक तीसरा टर्म होता है प्रॉपर सबसेट। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि जैसे ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो हैं लेकिन ए और बी सेम नहीं हैं, तो उसको कहते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड उस केस में बी को कहते हैं सुपर सेट। तो ये लिखेंगे कि इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ऐसा कुछ है देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे भी कह सकते हो, कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। इसको एकदम अच्छे से पढ़ना, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। ऑफ बी एंड बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट, है ना, सुपर सेट ऑफ कैपिटल ए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप कह सकते हो कि सर एक इसमें ले लीजिए 1 2 3 4, है ना, और इधर लिख देते हैं बी। मान लीजिए ये लिखा है 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए तो सबसेट ऑफ बी है, बट ए और बी क्या है, अनइक्वल हैं। क्योंकि इक्वालिटी का हम लोगों ने ये डेफिनेशन अभी पढ़ा है कि अगर दो सेट इक्वल हैं, इसका मतलब पहले सेट के सभी मेंबर दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं और दूसरे सेट के सभी मेंबर फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हैं, तभी उन दोनों को क्या कहा जाता है, इक्वल, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और प्रॉपर सबसेट क्या है, तो प्रॉपर सबसेट आप कहोगे कि अगर एक कलेक्शन दूसरे कलेक्शन का तो पार्ट है, लेकिन अगर वो आपस में दोनों अनइक्वल हैं तो उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट, है ना। एक अगला फोर्थ पॉइंट होता है कि अगर ए में मान लीजिए कि एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 अप टू xn, क्लियर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, है ना। नंबर ऑफ सबसेट्स, इसका फॉर्मूला होता है, आप कह सकते हो कि ये होता है आपका NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। ये आपको थोड़ा नया लग सकता है, NCN विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर n, क्लियर। तो इस पे मैं एक एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, आप बस ध्यान देते रहिए। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेट का सबसेट लिखते हैं, तब हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ बस बने रहिए, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा है, एक सेट दिया है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसके सबसेट्स लिख रहे हैं। तो इसके सबसेट्स अगर लिखा जाए तो पहले क्या कर सकते हैं, पहले कह सकते हैं कि एक फाई लिख देते हैं, है ना। इस तरह से भी लिख सकते हो, या फाई
ब्लैंक ब्रैकेट, इसके अंदर फाई नहीं लिखते, क्योंकि वो अगर फाई लिख दोगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, उसमें तो एक एलिमेंट हो जाएगा जिसका नाम है फाई। तो उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को, तो 1 एक 2 को लेकर पार्ट बनाया, एक 3 को लेकर पार्ट बनाया, एक 2 2 के लिए तो 1 2, फिर 2 3 और फिर 1 3 और फिर आपका तीनों के तीनों 1 2 3। तो आप ध्यान से देखो ये कितने हुए, ये हो गए 3 3 6 और 7 8 8 हो गए। तो इसी का फॉर्मूला होता है 2 की पावर 3। मतलब आप कह सकते हो कि अगर सेट में टोटल n एलिमेंट्स हैं तो जो नंबर ऑफ सबसेट होगा वो कितना होगा, 2 की पावर n के लिए 2 की पावर n और 3 के लिए 2 की पावर 3। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसमें एक और चीज़ होती है कि नंबर ऑफ कोई पूछ ले प्रॉपर सबसेट क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो इसमें वो कौन सा है सेट, सबसेट जो सबसेट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो आप कहोगे कि इसको छोड़ के सभी प्रॉपर हो जाएंगे। तो 3 के लिए कितने आ गए 7, तो n के लिए आप लिख सकते हो 2 की पावर n होल में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? क्या क्या बताया मैंने कि A इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ B इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ B। दूसरा हमने क्या बताया कि फाई इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये बाय डेफिनेशन होता है ना। और नॉर्मली कहीं कहीं बुक में यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा रहता है, तो वो मत करिएगा, क्योंकि डेफिनेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ए के सभी मेंबर दूसरे में हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हों। अगली चीज़ प्रॉपर सबसेट में ए बी का सबसेट तो है लेकिन ये आपस में अनइक्वल हैं, तो ए को प्रॉपर सबसेट कहते हैं और बी को सुपर सेट कहा जाता है। अगली चीज़ ये बताया कि एक एग्जाम्पल दिए। दूसरा ये है कि अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली n हमारे लिए डिस्टिंक्ट होंगे, तो जो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है वो 2 की पावर कितना है, 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। और वो कैसे आया, तो या तो हम जैसे हमने कहा ना कि कोई नहीं सबको भगा दिए, या एक एक को सेलेक्ट कर लिया, जैसे 3C1 मतलब 3, फिर 3C2 मतलब 3। तो इसी तरह से आपको लिखना है। 3C2 में देखो ये 3 आए हैं, उसी तरह से 3C3 तो NC0 NC1 NC2 से लेकर NCN, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। इसका बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग प्रूव करते हैं, कई बच्चों को पता भी होगा। और जैसे एक एग्जांपल के लिए हमने सबसेट दिखा दिया कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3। और ये इस तरह से लिखने का तरीका होता है। अगर कोई कहे कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे तो इसको छोड़ देना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे तो इसको छोड़ देना, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट क्या होंगे तो इन दोनों को छोड़ देंगे, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, अगला टॉपिक होता है पावर सेट। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें सेट में एलिमेंट थे 3, और मैंने ये कहा था कि आप क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा इसको। उसके कितने सबसेट बनाए थे 8। अब क्या करते हैं कि एक ऐसा कलेक्शन बनाते हैं जिसमें सबसेट ही मेंबर हों, तो उसको कहते हैं पावर सेट। मतलब ये कि तात्पर्य ये है बच्चों, उसको ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए कि ए आपका 1 2 3 है ना। अब इसका पावर सेट कैसे लिखेंगे, तो पहले इसके सबसेट्स लिख देते हैं। तो मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। आपको मालूम है ना कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ये भी लिखना बिल्कुल सही है। फिर 3, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, है ना। कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं, उसका कोई नहीं है कुछ। 1 2 3, और इसको क्या करिए एक कलेक्शन में रख दीजिए, और इसी कलेक्शन का नाम है पावर सेट ऑफ ए। मतलब आप कह सकते हो कि पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल होंगे। क्लियरली आप ये कह सकते हैं कि इफ़ अगर ए में इस तरह के मेंबर हैं x1 x2 x3 से लेकर xn तक, तो नंबर ऑफ पावर एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज़ 2 की पावर, यहाँ m लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर m। क्लियर? और इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, ये आपको भी ध्यान है अच्छी तरह से। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए ये दिया है, एक सेट है, इस तरह से दिया जाता है कि इसका पावर सेट लिखिए, तो ध्यान रखना इसमें एक एलिमेंट है, इसको सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, क्या लिखेंगे, पहले फाई लिखेंगे और फिर ये एलिमेंट्स लिख देंगे।
क्लियर। वैसे भी कह सकते हो कि सर एक फार्मूला 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 विच इज़ 2। और अगली चीज़ ये कि इसमें ये भी नोट करके ध्यान देने वाली बात है कि फाई जो है, जैसे इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो फाई यहाँ पे जो है वो पावर सेट का क्या है, मेंबर है। और ये भी कह सकते हो कि फाई जो है वो पावर सेट का सबसेट भी हो जाएगा। ये तो बाय डेफिनेशन है कि फाई इज़ या एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो हमने बताया ही। और ये क्या है, मेंबर और सबसेट, इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो मेंबर का मतलब होता है बच्चों कि आप ऐसा करना ना, जैसे मैं ये पेन मेंबर है किसी चीज़ का, है ना, ये पेन देख रहे हैं, ये किसी का मेंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेन को ढूंढेंगे, कहाँ है पेन, कहाँ है पेन। अगर ये मिल गया तो हाँ मेंबर है, नहीं मिला तो नहीं है। और सबसेट का मतलब होता है कि उसका एक पार्ट, एक टुकड़ा, है ना, क्या एज सच वो कलेक्शन का एक छोटा सा पार्ट अवेलेबल है। जैसे कि ये चीज़, ये जो लिखा हूँ ना, क्या ये इसमें है, तो यस, वो चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे मतलब अगर ये पूछा जाए कि ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखूँ कि ये आपका पावर सेट को बिलोंग कर रहा है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो आप कहोगे ट्रू कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ कि ये पावर सेट का सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े करेंगे तो ये तो एज ए एलिमेंट की तरह है ना, एज ए एलिमेंट, एज ए मेंबर की तरह है, एज ए पार्ट की तरह थोड़े है ये। अब यहाँ पे देखिए सही करना होगा तो क्या करेंगे, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा इस तरह से, तब आपका ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। मेंबर का मतलब कि ऐसा जो चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, और टुकड़े का मतलब कि उसका एक पार्ट है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। टुकड़े का मतलब ये होता है, अगर नेट सेल में समझना है तो ये जो डब्बा यहाँ बंद है, क्या यहाँ बंद हो सकता है क्या, ये समझना, क्लियर, यहाँ हो सकता है क्या, इस तरह से सबसेट होता है। और मेंबर बता ही दिया आपको। तो पावर सेट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा। एक लाइन की डेफिनेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए ई नोन एज पावर सेट ऑफ ए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे हमने कन्फ्यूजन ना हो इसलिए m लिखा है, और ये एक एग्जाम्पल। अब आप लिखिए, अब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो एक यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम, उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो इसमें अगला टॉपिक है बच्चों यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जैसे हम मान लीजिए किसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम नेचुरल नंबर से रिलेटेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो आप कह सकते हो कि कैपिटल N इज़ द यूनिवर्सल सेट। जो भी हमारा इनपुट और आउटपुट होगा वो कैपिटल N के अंदर आ जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कि हम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो आप कह सकते हो कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए 2 डायमेंशनल प्लेन इज़ द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसी में सब कुछ आएगा। उसी तरह से 3D की बात करें तो आपका द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द 3 डायमेंशनल स्पेस इज़ द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जो भी सबसेट्स दिए हैं, जो भी सेट दिए हैं, वो उसके एक मेंबर हों। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, द सेट कंसिस्टिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स विच ऑकर इन द डिस्कशन, जो भी हम डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे कि और एक होता है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो थ्योरी यही पढ़ लेंगे। वेन डायग्राम का मतलब होता है बच्चों कि देखो, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, वेन डायग्राम का मतलब सेट का ही एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे उसको दर्शाने का एक तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो जैसे मान लीजिए एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4, क्लियर। एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 3, 4, 5 और 6। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन दोनों से ऐसा सेट जो इन दोनों को कंटेन कर ले। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, और भी लिख सकते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका होता है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, है ना। और यूनियन भी यू से लिखते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं। और इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो जैसे मान लीजिए ए है, तो ये 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो 3 और 4 लिख दिया, इधर 1, 2 और इधर 5, 6। अब देखो यूनिवर्सल सेट के सभी मेंबर तो लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक का, और ये 7 और 8 नहीं लिखा है, और 7 और 8 नाइदर ए में है नॉर बी में है, तो इनको क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, है ना। 7 और कहीं भी 8 लिख दीजिए,
है ना, यहाँ पे जैसे 8 लिख दीजिए, दूर दूर लिखे हैं ताकि आपको 78 ना लगे या 87। अगली चीज़ ये होती है इसमें कि ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से हमें रिपीट नहीं करना है। जब नंबर्स हम एक पेरीमीटर में लिखे रहते हैं, इसका मतलब जैसे इसमें 2 एलिमेंट हैं, ये 2 एलिमेंट क्या हैं, ओनली बी में प्रेजेंट हैं, है ना, इसको बी बना देते हैं। और ये 3 और 4 क्या है, दोनों में प्रेजेंट है। 1 और 2 क्या कहा जाएगा, सिर्फ ए में प्रेजेंट है, तो ओनली ये जो दोनों में प्रेजेंट होता है इसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। और जो मिनिमम एक में प्रेजेंट होता है आइदर ए और बी और बोथ, उसको यूनियन कहते हैं। डिफरेंस कहा जाता है, जैसे ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना, मतलब ओनली ए, तो ये चीज़ लिखेंगे। ओनली बी कहेगा तो 5 और 6 लिखा जाएगा। तो इस तरह के कई सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। तो वेन डायग्राम का मतलब कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का, नॉर्मली जो यूनिवर्सल सेट है उसको रेक्टेंगल और जो सबसेट है उसको सर्किल से डिनोट करते हैं। तो ये होता है। अब इसमें अगला टॉपिक होता है सम ऑपरेशन ऑन सेट। सम ऑपरेशन ऑन सेट। सेट थ्योरी में कुछ ऑपरेशन होते हैं, जैसे पहला होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो आप ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन लिखिए जो आपका यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन आपके ए सेट से क्या हो, गायब हो, है ना, इस तरह से। और इसका वेन डायग्राम अगर बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ए ऐसे बना दीजिए और इसके बाहर वाला जो एलिमेंट्स हैं वो हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि हियर ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करो, ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। और ए का फिर से कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो वहीं आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं यू माइनस ए, और ए की जगह यू माइनस ए लिखेंगे तो अगेन ए आ जाएगा। तो ये हमने अभी तक बताया यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जो सबको कंटेन कर लें एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में। और वेन डायग्राम उसी का एक रिप्रेजेंटेशन व्यू। और ऑपरेशन ऑफ सेट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में या किसी अदर सेट के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, नॉर्मली यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अब ए के बाहर की जो चीज़ें हैं उसको लिखेंगे। क्लियर। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो अगला टॉपिक होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। जैसे आपको 2 सेट हैं और दोनों का यूनियन लिखना है तो आपको क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो या तो ए में है या तो बी में है या तो दोनों में है। क्लियर। इसी को कहते हैं यूनियन। यूनियन मतलब मिनिमम एक में प्रेजेंस होना चाहिए। और इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया है इन जनरल ये आपका यूनिवर्सल सेट है तो यूनियन इसको इस तरह से दिखाते हैं, इधर ए और बी और बोथ, है ना। तो ये यूनियन का डायग्राम है। फिर आता है इसमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन लेना। यूनियन का मतलब मिनिमम एक। जैसे इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूनियन का एग्जांपल लिखना हो तो 1 2 3 4 लिखा है। जैसे हम पिछला जो एग्जांपल है उसी को लिख देते हैं, यहाँ 3 4 5 और 6। तो आप ए यूनियन बी को लिखोगे, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो मिनिमम एक में प्रेजेंट हो, तो 5 और 6 ये हो जाएगा यूनियन। अगला होता है इसमें इंटरसेक्शन और 2 सेट्स। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी है तो ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट हो, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ऐसे वर्टिकल लाइन, है ना। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड साइमल्टेनियसली x बिलोंग्स टू b, है ना। यहाँ पे एंड लिख देते हैं, वैसे वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में अगर a इंटरसेक्शन b लिखना हो तो वो कौन सा एलिमेंट्स है, दोनों में प्रेजेंट है, तो आप कहोगे 3 एंड 4 है। अब आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो देखो यहाँ पे जब डिफरेंस करते हैं तो a माइनस बी का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो पहले में हो लेकिन दूसरे में नहीं है ना। अगर इसको वेन डायग्राम में बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, ये a है ये b है, क्लियर। और ओनली a का मतलब ये, और ये इंटरसेक्शन को अगर वेन डायग्राम में बनाना हो तो आप सिमिलरली अलग से बना दीजिए, ये a और ये b, ये यूनिवर्सल सेट, और ये है आपका a इंटरसेक्शन b। क्लियर, जो हाईलाइट किए हुए हैं, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये क्या है, जो इधर वाला सेक्शन है
तो आप कहोगे कि सर ये वाला है ओनली बी, ये ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर, मतलब ये एलिमेंट को हम कह रहे हैं ओनली ए, और इसी चीज़ को ऐसे भी कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, याद रखोगे इसको, कंफर्म है ना। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया। अब अगला लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो इसमें सब इंपॉर्टेंट लॉ में दोस्तों होता है, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब कि आपका जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जब कोई चीज़ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है इसका मतलब हम ऑर्डर इग्नोर कर सकते हैं, पहले कौन बाद में कौन, ये इंपॉर्टेंस नहीं होता है। दूसरा होता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी अगर करना है तो पहले आप बी और यूनियन सी कर दीजिए, फिर ए के साथ यूनियन लीजिए, या इसको आप ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं। क्लियर, उसी तरह से अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, है ना, इंटरसेक्शन सी। ये होता है आपका एसोसिएटिव लॉ। तीसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, तो इसको लिखते हैं ए यूनियन बी, और फिर ए यूनियन बी लिख दिए, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखेंगे। ये यूनियन लिखेंगे, हमने उल्टा लिखा है, आप लोग सही से लिखिएगा। और उसी तरह से ए इंटरसेक्शन यहाँ बी यूनियन सी हो तो क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ होता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, है ना, डिमॉर्गन्स। ये क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है, दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा वो हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से ऐसे या कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा जाता है, ये सब कॉम्प्लीमेंट बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसको याद रखिएगा कुल मिला के। क्लियर, तो ये डिमॉर्गन्स लॉ कब यूज़ करते हैं, जब हमें ओवरऑल सेट का क्या करना हो, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेना हो। आते थे जब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये हर जगह आता रहता है, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें भी आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ का इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे आप ए और बी का जब यूनियन इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कौन पहले कौन बाद में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ जो चीज़ें फॉलो करती हैं उसमें ऑर्डर का इग्नोरेंस कर सकते हैं, जैसे एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स में कोई भी पहले बाद में ऐड करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन सा दो ऐड करके तीसरे को ऐड करते हैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं सब्ट्रैक्शन की बात करें तो वो आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, तो जैसे हम कहेंगे कि 3 नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो आप तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछोगे सर किसको किससे सब्ट्रैक्ट करें, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो चीज़ें सब्ट्रैक्शन को फॉलो जैसे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करती हैं उसमें ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर ये आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है तो इसमें ब्रैकेट का इग्नोर कर सकते हैं, आप इस ब्रैकेट को यहाँ लगाइए या मत लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये फॉलो नहीं करता तो आपको लगाना पड़ जाएगा। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनियन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। फिर डिमॉर्गन्स लॉ, ये 4 इंपॉर्टेंट लॉ हैं, और भी होते हैं 4-5। तो इतना आपका हो गया। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों हमने कुछ 1-2 चीज़ें लिखी हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन ए की बात करें तो वो ए ही आएगा, है ना, ए यूनियन ए की बात करें तो वो भी ए आएगा, तो इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर, ए का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और इंटरसेक्शन में ए आएगा। तो ये हम लोगों को इसमें ध्यान रखना होता है, जैसे इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे 2 इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, रियल नंबर में, और एक खुद सेट ऑफ रियल नंबर आया और दूसरा आपका जो भी आता है,
तो अगर उन दोनों का यूनियन लेना है तो रियल नंबर आंसर कर देंगे, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो जो रियल नंबर आंसर कर रहा है उसको इग्नोर कर देंगे। अब इस पे फोकस रहेगा क्योंकि वही आंसर है। उसी तरह से यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई। इसको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा, और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला इसमें होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग सेट। तो ये डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स इफ दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। मतलब अपनी ढपली अपना राग वाला कहानी है ना। जैसे एक यहाँ अलग थलग पड़ा है, एक इधर अलग थलग पड़ा है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट या एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं प्रोबेबिलिटी की भाषा में। तो इसको आपको याद रखना होगा। अब ये सारे पॉइंट्स, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, मैं फिर से बता रहा हूँ, या एक्सक्लूसिव, सिंगलटन मतलब जिसमें एक एलिमेंट हो, ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, फाई हो, है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, बस रिजल्ट याद रखिएगा, है ना। उसी तरह से डिसजॉइंट सेट का अब हम लोग करेंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो लिखिए अगला पॉइंट, देखो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। जैसे दो सेट दिए हों ए और बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड रिजल्ट अगर हमें करना है तो इन जनरल हम लोग डायग्राम जो बनाते हैं ए और बी का वो ये बनाते हैं। ये अपना यूनिवर्सल सेट है, क्लियर। तो इसमें पहला जो पार्ट आता है कि यूनियन में, या जिसको एडिशन थ्योरम कहते हैं प्रोबेबिलिटी की भाषा में, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये पूरा ऐड करेंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो आप तुरंत नोटिस करोगे कि सर ये वाला जो पार्ट है ये दो बार ऐड हो गया, तो इसको क्या करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको एक और तरीका होता है करने का, जैसे ये ए लिख दीजिए, ये बी और इसको सी, है ना, नंबर्स को। तो आप कह सकते हो कि आपने लिखा है ए प्लस सी प्लस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी माइनस सी। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से भी समझ सकते हैं। जब इस तरह से दोस्तों नंबर दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना है, एग्जैक्ट इसी बाउंड्री, मतलब ये ओनली बी का बी नंबर है, ये दोनों का नंबर ए इंटरसेक्शन बी का ये सी नंबर है, और ये उसी तरह से ए। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे, तो इसका होता है कि ए में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे, जिसका आंसर यहाँ पे ए लिखा हूँ। अगली चीज़ तीसरी इसमें होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स which present exactly one of A और B। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि या तो आप ओनली A काउंट कर लीजिए या ओनली B काउंट कर लीजिए, और इन दोनों के फॉर्मूले अभी लिखा है आपने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। इसको अच्छे से देख लीजिए, है ना, 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और फोर्थ इसमें होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ होता है कि अगर हमें ये निकालना पड़ जाएगा भाई नाइदर ए नॉर बी, तो इसको क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और ये तो आप नोट कर ही चुके होंगे। इम्पॉर्टेंट है, ये मैं कह रहा था कि अगर ए नाइदर ए नॉर बी चाहिए तो आप तुरंत डिमॉर्गन्स कनेक्ट करिए, और डिमॉर्गन्स कनेक्ट करके इसको लिख दीजिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा, टोटल में से ए यूनियन बी का यूनियन को हटा दीजिए, है ना। अगली चीज़ क्या होती है कि आपको अगर ये दिया हो कि ए एंड बी अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं, आर डिसजॉइंट अगर हो गए तब क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप कहोगे इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। आपको ये सब ध्यान रखना होगा। सबसे बढ़िया तरीका है, मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप वेन डायग्राम बनाइए। फॉर्मूले तो हैं ही अपने पास, लेकिन वेन डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और एक ये बच्चों लिखा रहता है कहीं कहीं, ये ए डेल्टा बी, वैसे ये नोटेशन उतना यूज़ नहीं करते हैं,
ये वही है एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, जिसको हमने आपको लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये जो कहाँ गया, ये जो लिखे थे वही चीज़ है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हमने 2 एलिमेंट से रिलेटेड बता दिया। 2 सेट दिया हो तो वेन डायग्राम बना लीजिएगा, 3 सेट में भी बना लीजिएगा। तो आप लिखिए फॉर 3 सेट्स, 3 सेट दिए हों तो कैसे ये वर्क करते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों, 3 सेट दिया हो तो उसका भी यही तरीका है कि एक डायग्राम बनाइए और जिसको वेन डायग्राम कहते हैं। अब इसमें 3 दिखेंगे आपको, एक ए, ये 2 और ये 3, ए बी सी इन जनरल लिख देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, पी क्यू आर एस। क्लियर, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ए का ये जैसे नंबर है मतलब ये तीनों में प्रेजेंट है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, पहले तीनों को भरते हैं, फिर दोनों को देखते हैं, फिर एक एक को देखते हैं और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपसे ये कहे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, S1 माइनस S2 प्लस S3। S1 का मतलब कि इंडिविजुअल जो सम है, जैसे हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में पढ़े हैं ना, सम ऑफ रूट्स, तो उसी तरह से ये S1 हो गया, माइनस 2 का इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, प्लस S3 का मतलब तीनों का इंटरसेक्शन का जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है आपका यूनियन, एटलीस्ट 1। क्लियर, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसमें दूसरा होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी, मतलब केवल 2 में। मतलब अगर इसकी बात करें तो ये आपसे सिर्फ P प्लस क्यू प्लस आर के बारे में बात कर रहा है। तो आप क्या करिए, P प्लस एस कर दीजिए, फिर Q प्लस एस कर दीजिए, फिर R प्लस एस कर दीजिए, और माइनस कहोगे कि सर 3s करना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट P और S का सम, A इंटरसेक्शन B, है ना, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q प्लस S, Q और S B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C, है ना, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, ये B इंटरसेक्शन C लिखे हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आप देखोगे तो NCERT में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है फुटबॉल वाला, है ना। और उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ A, B, C। तो ये होता है दोस्तों, इसको शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, 2S2 प्लस 3S3। मतलब S1 का मतलब समझ गए ना, Na प्लस NB प्लस NC, NB प्लस NC, और ये 2 टाइम्स 2 के इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C लिख दीजिए, और फिर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, और फिर लास्ट में 3 टाइम्स N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। एक बार देख लेते हैं ये क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। और अगली चीज़ इसमें ये होती है कि मैं कहता हूँ कि लास्ट का जो 2 लिखवाएं ना, उसको एकदम ध्यान मत दीजिए, ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, वेन डायग्राम को याद रखिए। अगर आपका वेन डायग्राम क्लियर है तो आपका क्वेश्चन इत्मीनान से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखा। तो सेट थ्योरी में क्या क्या पढ़ा है एक बार हमें रिवाइज करवाओ, अच्छे से रिवाइज करवाओ, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज है। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। फिर रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग, इक्वल सेट्स। अगर 2 सेट्स इक्वल हैं तो वो तभी हो सकते हैं जब एक के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में प्रेजेंट हो। फिर क्या पढ़े हैं, इक्वलेंट सेट, जिसमें नंबर्स केवल सेम हो। नंबर अगर फाइनाइट होता है तो फाइनाइट सेट, नंबर अगर इनफाइनाइट हो जाए तो इनफाइनाइट सेट। जितने स्टैंडर्ड सेट हैं सभी इनफाइनाइट सेट हैं। उसके बाद हमने सबसेट पढ़ा, सबसेट के बाद नंबर ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। वेन डायग्राम में फिर हमने पावर सेट के बारे में पढ़ा, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन। तो मेरा सजेशन ये है, और उससे रिलेटेड
क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे और एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारा सजेशन ये है कि हम तो क्वेश्चंस कराएंगे ही, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है ये बच्चों कि जो क्वेश्चन आप अभी नहीं कर पा रहे हैं वो एक बार एनसीईआरटी ज़रूर देखें, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस आजकल देखो कई बच्चे कहेंगे कि मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है ना। अगर मेरी आप क्लास देख रहे हैं तो आप लाइव क्लास तो नहीं देख रहे हो, इंटरनेट पे ही देख रहे हो ना, यूट्यूब के माध्यम से। तो आप क्या करिए, अरे भाई साइड में एक खोलो 11th सेट थ्योरी एनसीईआरटी, तुरंत आएगा। उसके हम कहेंगे कि जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो लास्ट एक्सरसाइज है और मिसलेनियस एक्सरसाइज उसके कर लेना। उससे क्या होगा कि जो आपका क्वेश्चंस आने वाला है जेई मेन में वो आपका हो जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटी में ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप पहले ये नोट कर लीजिएगा। कई तो कहते हैं कि सर स्पेस नहीं देते हैं, तो मैंने स्पेस पूरा दिया है, साइड में खड़ा हो गया हूँ एकदम। आप वीडियो रोक के आराम से नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चंस। और उसके बाद और एक चीज़ बच्चों, और एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि आप हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को ग्रो कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो जितने आपके कांटेक्ट में हैं। हमारी तरफ से जो रिक्वेस्ट है वो 10 है, आप 10 है। अब उसके ऊपर आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, आप जितना करना चाहते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 10 कम से कम जोड़िए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेंशन मत लीजिए। आप जैसे हमारा चैनल ग्रो होगा ना, बहुत सारे अच्छी फैकल्टी आ जाएंगी। आप टेंशन मत लीजिए, इंडिया की द बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। तो उसको लिए आपको पहले सपोर्ट करना होगा, प्रमोट करना होगा। आप चाहते हो कि जिस क्वालिटी का हम मैथ पढ़ाते हैं उसी क्वालिटी या उससे बेहतर क्वालिटी आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स मिले, तो आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन। तो लिखो अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है आपका एक क्लास। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है कुछ नहीं इसमें, है ना। आपको लग सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, हमारा टाइम किल होगा, लेकिन आप इत्मीनान से पढ़िए, यकीन मानिए क्वेश्चन हो जाएगा। आजकल लेंदी क्वेश्चन का पैटर्न चला है, आप भी जानते हैं। तो एक क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट, मतलब 175 बच्चे हैं। द फॉलोइंग डेटा सोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग वन और मोर सब्जेक्ट्स। ये 3 सब्जेक्ट हैं, PCM, CMP, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। इन सब के नंबर्स दिए हैं, है ना। जैसे मैथ्स में 100, मतलब ये स्टूडेंट के नंबर हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले 70 हैं। केमिस्ट्री वाले कितने, 40 स्टूडेंट हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स का नंबर है, फिजिक्स केमिस्ट्री का है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है, मैथ्स केमिस्ट्री का यहाँ है, फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ है, तीनों का से ये है। तो देखो इस तरह के हाउ मेनी स्टूडेंट है ऑफर मैथमेटिक्स एलोन। तो ये देखिए इसको कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप क्या करना, वेन डायग्राम ये ऑब्जेक्टिव की तरह ही करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग 3 डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा मैथ है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सेंटर वाले से लिखना। उल्टा पढ़िए, तो ये तीनों में कितने हैं, 18 हैं, देखते जाना। फिर ये कह रहा है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मिला के 23 हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 23, 18 यहाँ है, तो इसका मतलब इस ब्लॉक में कितने हैं, 5। फिर एक पीछे जाइए, तो फिर मैथ और केमिस्ट्री में 28 हैं। मैथ्स और केमिस्ट्री में 28, 18 यहाँ लिखा, तो यहाँ कितने लिखोगे, 10 लिखोगे। और पीछे जाओ तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में 30 हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 30, तो आप कहोगे सर 18 लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब कह रहे हैं मैथ्स में एलोन कितने हैं, तो मैथ्स में टोटल जनता कितनी थी, तो मैथ्स में कहोगे कि 100 की जनता थी, जिसमें ये हो गई है 30 और यहाँ 40, तो ये कितने हो गए यहाँ 60। तो आंसर कौन सा ऑप्शन मारेंगे, C ऑप्शन। यहाँ पे और यहाँ लिखने का हमारे पास कोई मतलब ही नहीं है, बेवकूफ़ी होगी लिखना, टाइम वेस्टिंग होगा लिखना। तो आप क्या करिए ना, पेशेंस से एकदम करिए, है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करिए। वेन डायग्राम बनाइए, जब भी आप भरते हैं तो पहले सेंटर वाले को भरिए, फिर इनको भरिए, फिर इसके बाद इन ब्लॉक को भरेंगे। लेकिन यहाँ तो मैथमेटिक्स एलोन कह रहा है ना, इसलिए हमने इसको निकाला। अगर कहता है फिजिक्स एलोन तो हम यहाँ ढूंढते हैं, केमिस्ट्री एलोन कहता है तो यहाँ ढूंढते हैं, है ना। ये केमिस्ट्री वाली पार्टी कितनी है टोटल, केमिस्ट्री में 40 स्टूडेंट हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पे भी भर सकते हैं, उसी तरह फिजिक्स वाला भी भर सकते हैं, यूनियन भी ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि आंसर इज़ द C ऑप्शन। इसी तरह के आपके वेन डायग्राम के 2 वाले भी होंगे, 3 वाले भी होंगे। 3 वाला मैंने सोचा एक करा दूं, आता रहता है कभी कभी, है ना। तो अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट दिया है, A में दिया है, एलिमेंट B में दिया है, इंटरसेक्शन में दिया है, और आपको कॉम्प्लीमेंट में पूछ रहा है ना। तो इसको समझिए कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। नाइदर नॉर में क्या करते हैं, ये आइदर और लगा देते हैं। तो ये हमने डिमॉर्गन्स लगाया। ये क्या होता है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A यूनियन P। अब आप इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन U, और ये Na प्लस NB। आगे
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन कितना बी। अब वैल्यू रख दो सब, ये 700 है, 700, ये कितना है 200, 300 और ये -100, कितने हुए 800 माइनस कितने हुए जी ये 700 और ये 400, तो ये कितना आएगा टोटल 300। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आंसर नंबर सी। क्लियर। तो ये कह सकते हो कि दिस इज़ यूज्ड, ये डी मॉर्गन्स लॉ है आपका जो हमने लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर। और ये आपने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद ए यूनियन बी का हम लोगों को फॉर्मूला है ही, इसको एडिशन थ्योरम कहते हैं प्रोबेबिलिटी में, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है ना। ये सिर्फली फार्मूला बेस्ड टॉपिक है। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें क्या है कि इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर रीड बाय 60 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इज। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि ये सब डेटा छोड़ दो, हम एक हॉस्टल में रहते हैं ऐसे सोचिए, और वहाँ पे जैसे टोटल 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं टोटल, और सभी बच्चों की कंडीशन है कि हमें अलग अलग न्यूज़पेपर चाहिए। तो जो हॉस्टल का वार्डन है, जो हॉस्टल वार्डन है जो देख रेख करता है, वो कितने न्यूज़पेपर ऑर्डर करेगा? तो आप कहोगे 40, क्योंकि 40 स्टूडेंट हैं, 40 अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, तो उसको 40 न्यूज़पेपर ऑर्डर करना होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 2 बच्चे निकल गए, तब तो हम 20 ही ऑर्डर करेंगे ना। और कैसे ये पता चला? तो आप कहोगे टोटल जनता हो रही थी 40, जिसको ओवरलैपिंग होने लगी अब, तो उससे 2 से डिवाइड कर दिए। अगर एवरी मान लीजिए एक न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले 5 ही स्टूडेंट निकले, तो हमें 8 ही न्यूज़पेपर ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये 40 से 8 कैसे आया? 5 से डिवाइड करने के बाद। तो इसी तरह से करते हैं यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखिएगा क्लियरली। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, तो देखो टोटल 300 स्टूडेंट हैं और 5 न्यूज़पेपर हो रहा है, पढ़ रहे हैं सब। तो ये होता है जब सब, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने 5 ऑर्डर किए, दूसरे ने 5 अलग अलग ऑर्डर किए, तीसरे ने 5 अलग अलग ऑर्डर किए, तो इस तरह से हमें 1500 मतलब 1500 न्यूज़पेपर वो वार्डन ऑर्डर करता। लेकिन कंडीशन क्या है? 1500 नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन ये है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाली जनता कितनी है 60, तो वो 1500 का 160 हो जाएगा इसका, इस तरह से। तो ये आएगा एग्जैक्टली आंसर। तो ये कितना आ जाएगा 5 और 5 5 जा 25। तो ये एग्जैक्टली टर्म है ना। ये इसलिए ओवरलैपिंग होती है इसमें। आप ऐसे सोचो कि ये अगर लिखा रहता कि एवरी न्यूज़पेपर रीड बाय 1 स्टूडेंट, तो हम लोग 1500 आंसर करते, वार्डन को 1500 मंगाना पड़ता है न्यूज़पेपर। अगर एवरी न्यूज़पेपर 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, 1500 का हाफ कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 1500 का 160 मतलब 60th पार्ट कर देंगे, वो हमारे न्यूज़पेपर का ऑर्डर करना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये IIT JEE का ही क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन JEE मेन पीछे थोड़ा रहेगा IIT से, वो रिपीट कर चुका है कई बार, है ना। तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कैसे किया हमने? पहले ये निकाला, ये छोड़ देते हैं अगर एक न्यूज़पेपर एक ही बच्चा पढ़ता है, लेकिन हम लोग ओवरलैपिंग जो हॉस्टल वाली कहानी बताई ना, उसको आप रिलेट कर लेना इससे। समझ में आ गया? 25 आंसर कौन सा टिक करोगे? कहोगे अब वो भी तो टिक करवा दीजिए सर, आपको कोई एग्जाम देना है ना। तो आंसर ये सी ऑप्शंस। क्लियर। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन लिखा हूँ इसमें क्या है कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ प्रॉपर क्या लिखवाया था फॉर्मूला? तो ये 2 की पावर n होल -1, तो यहाँ 2 की पावर 5 हो जाएंगे टोटल, और उसमें से ये हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 31। नॉर्मली स्टूडेंट 40 मिस्टेक करते हैं। 5 को प्रॉपर डिवाइजर कहते हैं। डिवीजर, प्रॉपर डिवाइजर की डेफिनेशन, सॉरी प्रॉपर डिवाइजर नहीं है दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। एक्चुअली प्रॉपर डिवाइजर करके हम परम्यूटेशन कम्बिनेशन में समझाते रहते हैं, वही दिमाग में आ रहा है बार बार। तो ये प्रॉपर, पहले तो सेट क्या पढ़े थे? तो सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसेट क्या था? तो उसी का एक पार्ट था। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n था। प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? तो ऐसे सेट जैसे A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B व्हेन A इज़ सबसेट ऑफ B बट A नॉट इक्वल टू B, तो उसको प्रॉपर सेट, B को सुपर सेट बोलते हैं। मतलब केवल A को छोड़ना है। मतलब हम टोटल निकालेंगे कितने 32, जिसमें से एक को हटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 31।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो एक अब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे दो इक्वेशंस दी हैं, आप इनको सॉल्व करके यहाँ पे अगर पूछूँ कि कितने सॉल्यूशंस आएंगे तो कहोगे इन्फिनिटली मैनी, यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आएंगे तो इन्फिनिटली मैनी। अब दोनों में कॉमन पूछ रहा है, तो एक तरीका ये होता है कि आप इन दोनों को बना लीजिए। तो आप देखोगे ये पहला कर्व जो है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया है तो इसका मैं दूसरा विकल्प बता दूंगा। और C2 जो कर्व है वो है x² बाई, इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर, और ये आप कहोगे कि y² अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये सर्किल है, तो पहले एलिप्स ही बना देते हैं ऐसे, क्लियर। और जो सर्किल है ये आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये कितनी जगह इंटरसेक्ट किए दोनों, तो ये कहोगे कि 4 पॉइंट पे, इस तरह से ही 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, तो आंसर इज लास्ट ऑप्शन। लेकिन आप कह सकते हो कि सर मुझे कोऑर्डिनेट नहीं आता, हम तो 11th क्लास में आए हैं और आप कोऑर्डिनेट चिपका दिया आप हमें। तो उस तरह के क्वेश्चंस वो स्टूडेंट क्या करेंगे कि आप साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। जैसे ये x² प्लस 9y² इक्वल टू 144 है, तो इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस, जैसे इजी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8y² इक्वल टू क्या हो गया 144 में से 19 गया, कितना हो जाएगा काउंट करो, तो ये हो जाएगा 6, कितना होगा ये 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया कितना होता है जी 9 होगा ना ये, और उसके बाद यहाँ 13, यहाँ कितना आएगा 11, एक बार काउंट करते हैं तो ये 4 और 13 14, हाँ सही है। तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी y की प्लस माइनस करके, जो भी वैल्यूज़ मिलेगी, मान लीजिए प्लस माइनस b मिलती है, और ये वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस a, तो 4 पॉइंट्स आएंगे a कॉमा b, ऐसे कह सकते हो दिस इज़ माइनस a कॉमा b, दिस इज़ माइनस a माइनस b, वो a और b नहीं लिख रहे हैं, वो आपका काम है निकालना, और a कॉमा माइनस b। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो कॉमन सोल्यूशन है, जो दोनों के आंसर का पार्ट है, आप उसको टिक कर देंगे, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग क्या करना, आपके पास 11th की NCERT है ना, तो उसमें लास्ट में जो वर्ड प्रॉब्लम दी हैं, आप 3-4 क्वेश्चन कर लेना बस, है ना, जो चाहे वैसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कराऊँगा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, है ना। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमने दो क्वेश्चन लिख रखा है, ये आसान क्वेश्चन है। पहला तो है कि a कैपिटल N की वैल्यू a ऑफ x है, जहाँ x नेचुरल है। इस तरह का मतलब ये होता है कि आपको इस सेट में जो a के मल्टीपल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, उसको लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, देन द सेट, यहाँ 16 के मल्टीपल लिखे होंगे, यहाँ 18 के मल्टीपल लिखे होंगे, और 6 के मल्टीपल और 8 के मल्टीपल में कॉमन क्या होगा। तो आप कहोगे सर 6 और 8 का कॉमन जो है HCF वो ले लीजिए, सॉरी LCM। तो LCM कितना होगा जी बताओ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे एक बात कहते हैं, ध्यान से देखो, इसको समझाता हूँ। 6n अगर लिखना होगा सेट को तो क्या लिखेंगे, 6 फिर 12 फिर आपका 18 के बाद 24, इस तरह से नंबर्स लिखे होंगे। और 8n लिखा होगा तो ये कहोगे कि 8 लिखा होगा सर, 16 लिखा होगा, 24 लिखा होगा, है ना। तो इसमें कॉमन क्या है, तो ये 24 का मल्टीपल, तो कहाँ गया ये 24 इज़ द लास्ट ऑप्शन, मतलब ये करना है। और मतलब लास्ट ऑप्शन का मतलब डी ऑप्शन है। और ये अगला पार्ट क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 100 पीपल देयर आर 750 हु कैन स्पीक हिंदी, 400 हु स्पीक बंगाली, हाउ मैनी कैन हिंदी ओनली बंगाली, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ। तो इसका वेन डायग्राम सबसे बड़ा इलाज होता है। देखिए कैसे, ये हिंदी वालों को लपेटो, ये बंगाली वालों को लपेटो, है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि नंबर को लिखने में सही रहेगा। ये बताओ टोटल ये कितने हिंदी स्पीक कर रहे हैं, 100, सॉरी टोटल ये हैं, और हिंदी बोलने वाले 750 हैं, 400, तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 1150। मतलब ये जो एक्सीड कर रहा है वो ओवरलैप वाला रीजन है, और 750 हिंदी है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 600, और इधर कितने आएंगे, तो कहोगे कि 400 का 150 इधर कर दिया आपने, तो इधर 250 आएगा। तो ये जो हिंदी ओनली है इसका आंसर हो जाएगा 600। हाउ मैनी कैन स्पीक बंगाली, बंगाली कितने लोग कर रहे हैं, तो ये बंगाली ओनली अगर कहेगा, बंगाली ओनली लिख देते हैं, तो ये कितना एक बार देखो तो इन सबका सम है आपका, ये इन दोनों का सम हो गया 400, जल्दी कितना आएगा 400 प्लस 600 टोटल 1000 आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो ये बंगाली ओनली वाले कितने हो जाएंगे 250,
और बोथ वाले कितने हो जाएंगे 150। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक है 600, एक है आपका 150, एक है 250। बिल्कुल सही सही है। तो आप ऐसे डायग्राम बना देना है ना। इसमें पहले सेंटर वाले को पकड़ना। कैसे पकड़ा ये आप पूछ सकते हो कि सर इतना जल्दी बता दिया, हमें नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन करो। तो देखो बच्चों, उसका क्या किया हमने, टोटल जनता कितनी थी 1000, हिंदी कितनी बोल रही है 750, बंगाली कितने बोल रहे हैं 400, दोनों का सम करो तो 1150। कहोगे कि फिर ये 150 कहाँ से एक्स्ट्रा आ गए, तो कहोगे ये 150 डबल वाले थे, भर दिया 150। फिर ये जनता टोटल कितनी थी 750, तो ये भरा। ये टोटल 400 थे तो ये भरा, है ना। और ये सब लिख देते हैं, हिंदी है, इधर बंगाली पार्टी है ना, बंगाली लोग हैं अपने, तो वो ध्यान रखना। इस तरह से भर दिया हमने, और जो जो कह रहा है वो आप आंसर लिख देते जाओ। हिंदी एंड बंगाली वाली फ़ौज कितनी है 150, बंगाली वनली वाली कितनी है तो 250, है ना। तो ये सारे नंबर्स आप लिख सकते हैं, कोई एक पार्ट भी आ सकता है। तो बच्चों ये है सेट थ्योरी, हमने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कर दिया। और मैं जूम करता हूँ कि आपको भी एकदम आराम से करिएगा। थ्योरी हमने पूरा इत्मीनान से समझाया है। प्रॉब्लम्स अगर आपको ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम होती है आप तो नीचे दिए हुआ कमेंट बॉक्स को भर देना, इतना भर देना कि अगली बार से हम ही सुधर जाएँ। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको हमें सपोर्ट प्रमोट करना होगा, और मुझे उम्मीद है आप हमें ज़रूर सपोर्ट और प्रमोट करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करोगे, अपने दोस्तों से शेयर करोगे, जितना पॉसिबल हो सके करिएगा, ये आपसे गुजारिश है और आप ऐसा ज़रूर करेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन में सब कुछ पढ़ेंगे, तो रिलेशन भी एक दिन का है। और एनसीईआरटी जो हमारे 11th के स्टूडेंट अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो आप इसके बाद क्या करिएगा, आप एनसीईआरटी का जो सेट की थ्योरी की एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लेना। 100% हमने कंप्लीट कर दिया है। और जो हमारे टारगेट के स्टूडेंट अगर ये क्लास देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आप जेई मेन प्रीवियस ईयर्स में जो सेट थ्योरी के क्वेश्चंस हैं आप उनको कर लीजिए, क्योंकि ये जेई मेन में ही सिर्फ आता है। और जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनसे भी गुजारिश है कि जो टारगेट वाले काम करेंगे वो आप भी करेंगे, आप कोई स्पेशल थोड़े हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं बच्चों, और एक नई उमंग और एक नए जोश के साथ। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।